चलिए आज की बातचीत एक छोटे से एक जादू के खेल से शुरू करते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए कि मैं आपके सामने मेज पर 4 ताश के पत्ते रखती हूँ और आपसे कहती हूँ इनमें से एक पत्ता आगे खिसकाइए। आप कौन सा चुनेंगे? ये दिलचस्प है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ज्यादातर लोग, और मेरा अंदाजा है कि लगभग 52% लोग बाईं ओर से तीसरा पत्ता चुनेंगे। बिल्कुल सही। और ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योटो विश्वविद्यालय के एक हालिया शोध में यही पाया गया। और यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। क्यों हम इतने प्रिडिक्टेबल, मतलब हमारे बारे में इतना अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ गुप्त नियम चल रहे हैं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता। जी। इन्हीं गुप्त नियमों को संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स। और आज हम इन्हीं दिमागी शॉर्टकट्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कोई खामियां नहीं है? नहीं नहीं, ये तो जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने के लिए हमारे दिमाग की हजारों साल पुरानी रणनीति है। अच्छा, और हमारे पास इसके लिए क्योटो विश्वविद्यालय का वो शोध भी है? हाँ, और साथ ही पेन एलपीएस ऑनलाइन और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे संस्थानों के कुछ बेहतरीन लेख भी हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारे दिमाग का ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमारे ऑफिस और रोजमर्रा के फैसलों पर कैसे असर डालता है। और क्या हम इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल का जवाब देते हैं, हम इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हैं? इसका जवाब हमारे विकास की कहानी में छुपा है। मतलब हमें हजारों साल पीछे जाना होगा? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमैन ने इसे डुअल प्रोसेस थ्योरी से समझाया है। हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है। 2 मोड? सिस्टम 1 और सिस्टम 2। इसे ऐसे समझिए, हमारे पूर्वज जब जंगल में थे और झाड़ियों में कोई सरसराहट हुई तो उन्हें 1 सेकंड में फैसला करना होता था कि सामने से आता जानवर दोस्त है या दुश्मन। बिल्कुल। उस वक्त ज्यादा सोचने का टाइम तो नहीं था। अगर सोचने में ज्यादा वक्त लगाया तो आप किसी का लंच बन सकते हैं। सही बात है। ठीक यही बात है। वो था सिस्टम 1, तेज, सहज और सर्वाइवल पर आधारित। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है। और सिस्टम 2? सिस्टम 2 धीमा है, विश्लेषणात्मक है, तर्कसंगत है। ये तब काम करता है जब हम कोई मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहे होते हैं। तो आज के ऑफिस में कोई शेर तो नहीं है? नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ज्यादातर समय उसी पुराने तेज सिस्टम 1 पर चल रहा है। अच्छा। तो ये पूर्वाग्रह दिमाग की गलतियां नहीं है, बल्कि ये पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो आज के नए माहौल में कभी-कभी गड़बड़ कर देते हैं। वाह, मतलब हम एक आधुनिक दुनिया में एक प्राचीन दिमाग के साथ जी रहे हैं। तो चलिए इस पुराने सॉफ्टवेयर के कुछ सबसे आम ग्लिच देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि हम लोगों को कैसे परखते हैं। सबसे आम है हेलो इफेक्ट। हाँ ये वही बात हुई ना कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ आकर्षण के बारे में नहीं है। अच्छा। अगर कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या बहुत आत्मविश्वास से बात करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हर काम में अच्छा होगा। ओह। ये एक तरह का बौद्धिक हेलो है। एक सकारात्मक गुण उसकी पूरी छवि को चमका देता है। मतलब एक खूबी बाकी सारी खामियों पर पर्दा डाल देती है। इसका काम की जगह पर कोई ठोस उदाहरण है? एक स्रोत बताता है कि जो कर्मचारी घर से काम करते हैं ना जी, उन्हें पदोन्नति मिलने की संभावना 50% कम होती है। 50%? वो क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वे मैनेजर के सामने शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो उनका हेलो काम नहीं कर रहा। मतलब मैनेजर उन्हें रोज आते जाते मीटिंग में आत्मविश्वास से बात करते हुए नहीं देख पाता। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं हो सकता? मतलब हो सकता है घर से काम करने वाले कर्मचारी अपने काम की क्वालिटी से ही अपनी पहचान बनाए, बिना ऑफिस पॉलिटिक्स के? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही होना चाहिए, पर होता नहीं है। क्योंकि पूर्वाग्रह तर्क पर नहीं, आदत पर चलते हैं। और इसी का एक डरावना जुड़वा भाई भी है। वो क्या है? हॉर्न इफेक्ट। जहां किसी की एक बुरी आदत, जैसे मीटिंग में देर से आना, हाँ, ये तो बहुत होता है, मैनेजर को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कर्मचारी अपने काम में भी ढीला होगा, भले ही उसका काम शानदार हो। ठीक है, तो हमारा दिमाग लोगों को देखकर तुरंत एक राय बना लेता है। लेकिन जो बात मुझे और भी ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि फिर हमारा दिमाग उस राय को सही साबित करने के लिए ओवर टाइम काम करता है। हाँ, यहीं पर कंफर्मेशन बायस आता है ना? बिल्कुल। इसका मतलब सीधा सा है, हम वो सुनना, देखना और याद रखना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए एक मैनेजर को लगता है कि उसकी टीम का एक सदस्य
राहुल टीम प्लेयर नहीं है। ठीक है। अब वो मैनेजर सिर्फ उन मौकों पर ध्यान देगा जब राहुल अकेले काम कर रहा है। वो उन 10 मौकों को नजरअंदाज कर देगा जब राहुल ने टीम की मदद की। और राहुल को पता भी नहीं चलेगा कि उसके बारे में ये धारणा क्यों बन रही है। सही। ये तो इनोवेशन यानी नई सोच का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ वही सुनते रहेंगे जो हम पहले से जानते हैं तो नया कुछ कैसे सीखेंगे? इसका कोई बड़ा उदाहरण है इतिहास से? एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1800 के दशक में डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइज ने पाया कि अगर डॉक्टर मरीजों को देखने से पहले सिर्फ अपने हाथ धो लें तो अस्पतालों में मृत्यु दर में भारी कमी आ सकती है। ये तो इतनी सीधी सी बात लगती है। फिर क्या हुआ? ज्यादातर डॉक्टरों ने इस विचार का मजाक उड़ाया और उसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनके विश्वास के खिलाफ था। उनका मानना था कि एक सम्मानित डॉक्टर के हाथ गंदे कैसे हो सकते हैं। अरे! नए सबूतों को स्वीकार करने के बजाय वे अपनी पुरानी धारणा से चिपके रहे। कन्फर्मेशन बायस ने हजारों जानें ले ली। ये तो डरावना है। तो लोगों और जानकारी को परखने के अलावा हमारा दिमाग फैसले लेने में भी धोखा खाता है। हाँ, और यहाँ पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। खासकर जब बात मोल भाव की आती है। मैं एंकरिंग बायस की बात कर रही हूँ। ये हम सब ने महसूस किया है। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो जो पहली कीमत हमें बताई जाती है, हमारा दिमाग उसी पर अटक जाता है। वेतन पर मोल भाव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। एक स्रोत बताता है कि जो उम्मीदवार बातचीत की शुरुआत में ज्यादा सैलरी मांगते हैं, भले ही मजाक में ही क्यों ना हो, हाँ, उन्हें औसतन $3000 ज्यादा मिलते हैं। मतलब अगली बार सैलरी की बात हो तो मजाक में ही सही 1 करोड़ मांग लेना चाहिए। हाँ, शायद 1 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो जाए। कम से कम बातचीत की शुरुआत तो एक ऊंचे एंकर से होगी। सिद्धांत यही है। पहली पेशकश पूरी बातचीत के लिए एक लंगर डाल देती है और बाकी की सारी चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी से जुड़ा एक और पूर्वाग्रह है, फ्रेमिंग इफेक्ट। जी। यानी एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे ये कहना कि एक इलाज की सफलता दर 95% है। हाँ। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है बजाय ये कहने के कि इसकी विफलता दर 5% है। बिल्कुल, जबकि दोनों का मतलब एक ही है। पर सुनने में बहुत फर्क लगता है। हमारा सिस्टम 1 दिमाग सकारात्मकता को पसंद करता है। वो सफलता शब्द पर ध्यान केंद्रित करता है और विफलता को नजरअंदाज करना चाहता है। वाह! और एक आखिरी पूर्वाग्रह है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यादाश्त का धोखा। हाँ, सही कहा। इसका सीधा सा मतलब है जो चीज दिमाग में जितनी आसानी से याद आ जाती है, हम उसे उतना ही जरूरी मान लेते हैं। सही। सोचिए, एक मैनेजर किसी कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है। उसे शायद पिछले साल भर का बेहतरीन काम याद ना आए, लेकिन पिछले हफ्ते हुई एक छोटी सी गलती तुरंत याद आ जाएगी, क्योंकि वो ताजा है। हाँ, और उस एक घटना के आधार पर वो पूरे साल के काम का आकलन कर सकता है। ये बहुत खतरनाक है। हमने इन बड़े बड़े पूर्वाग्रहों की बात की, लेकिन अब वापस उस जादू के खेल पर आते हैं। क्योटो का वो अध्ययन कुछ और भी ज्यादा सूक्ष्म चीजों के बारे में बताता है। हाँ, कि कैसे हमारा माहौल हमें बिना बताए हमारे फैसले बदलवा देता है। उस तीसरे कार्ड को चुनने का कारण बहुत सरल था, पहुंच का सिद्धांत, रीचेबिलिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर कोई दाएं हाथ से काम करने वाला है तो उसके लिए मेज पर रखे 4 कार्ड में से तीसरा कार्ड उठाना शारीरिक रूप से सबसे आसान और स्वाभाविक होता है। तो ये सिस्टम 1 का काम है। बेहतरीन उदाहरण है। हम सोचते नहीं, बस जो सबसे आसान लगता है वो कर देते हैं। रुकिए, इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत हैरान कर गई। बताइए। उन्होंने प्रयोग में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया। एक समूह को कहा गया एक कार्ड आगे बढ़ाएं, ठीक है, और दूसरे समूह को कहा गया एक कार्ड चुने और फिर उसे आगे बढ़ाएं। सिर्फ एक शब्द का फर्क। हाँ, और उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही चुनने शब्द का इस्तेमाल हुआ, लोगों के तीसरा कार्ड चुनने की संभावना काफी कम हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? चुने शब्द ने उनके दिमाग के सिस्टम 2 यानी विश्लेषणात्मक हिस्से को जगा दिया। अच्छा। इसने उन्हें उस ऑटो पायलट प्रतिक्रिया से बाहर निकाला और सोचने पर मजबूर किया। तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास के सूक्ष्म इशारे भी हमें प्रभावित करते हैं। इसका कोई और उदाहरण है जो ऑफिस में दिखता हो? एक बहुत ही आम उदाहरण है मिररिंग या गिरगिट प्रभाव। गिरगिट प्रभाव? हाँ, इसमें हम अनजाने में सामने वाले के हाव भाव या बोलने के तरीके की नकल करने लगते हैं। अगर आपका बॉस बात करते हुए अपने हाथ हिलाता है तो आप भी शायद वैसा ही करने लगे। हाँ,
अगर वो धीरे बोलता है तो आपकी आवाज भी धीमी हो जाती है। और ये हम जानबूझकर नहीं करते। बिल्कुल नहीं, ये एक अवचेतन प्रक्रिया है जो एक तालमेल बनाती है और विश्वास बढ़ाती है। सच में? हाँ, कई अध्ययन बताते हैं कि जो सेल्स पर्सन अपने ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हैं, उनकी बिक्री ज्यादा होती है। ये सिस्टम 1 का तरीका है ये कहने का, मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो अगर हमारा दिमाग इस पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जिसे हमारा माहौल आसानी से प्रभावित कर सकता है, तो क्या हम इसके रहमो करम पर है या क्या हम इसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हम इसे पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकते, ये हमारे होने का हिस्सा है। लेकिन हम निश्चित रूप से इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं और इसके असर को कम करने के लिए अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहली रणनीति क्या होगी? सभी स्रोत एक बात पर सहमत हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी रणनीति है जागरूकता और आत्मचिंतन। सिर्फ ये जानना कि ये पूर्वाग्रह मौजूद है अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, और खासकर तब ध्यान रखना जब हम थके हुए या तनाव में हों, क्योंकि तब हमारा सिस्टम 2 सो जाता है और सिस्टम 1 पूरी तरह से हावी हो जाता है। बिल्कुल सही। उस वक्त अपने फैसलों की गति धीमी कर दें। दूसरी रणनीति है विविध दृष्टिकोणों की तलाश करना। मतलब जानबूझकर उन लोगों से बात करें जो हमसे असहमत हों। हाँ, ये कन्फर्मेशन बायस का सीधा तोड़ है। तो अगर एक मैनेजर को लगता है कि कोई प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, तो उसे अपनी टीम में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हो। हाँ, या फिर एक डेविल्स एडवोकेट यानी विरोधी पक्ष की भूमिका किसी को दें, जिसका काम ही हो आपके हर विचार पर सवाल उठाना। और तीसरी रणनीति जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, वो है प्रणाली बनाना। इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा ना करें, क्योंकि वह अक्सर सिस्टम 1 का पूर्वाग्रह होता है। तो फिर क्या करें? एक संरचित प्रक्रिया बनाएं, जैसे भर्ती करते वक्त हर उम्मीदवार से एक ही जैसे सवाल पूछना, चाहे वो कितना भी आत्मविश्वासी या आकर्षक क्यों न लगे। बिल्कुल, इसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ये सीधे तौर पर हेलो इफेक्ट को काटता है। और आखिरी रणनीति, स्थिति को फिर से परिभाषित करना। अपनी पहली धारणा को सक्रिय रूप से चुनौती दें। अगर कोई विचार बहुत आकर्षक लग रहा है तो रुक कर पूछें, मैं क्या अनदेखा कर रही हूं? या इसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? जी, ये सभी रणनीतियां असल में हमारे दिमाग के सोए हुए सिस्टम 2 को जगाने का काम करती हैं। तो आज की हमारी बातचीत एक जादू के खेल से शुरू हुई और हमें हमारे दिमाग के हजारों साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले गई। हमने देखा कि कैसे सिस्टम 1 के शॉर्टकट जैसे हेलो इफेक्ट और कन्फर्मेशन बायस हमारे आधुनिक दफ्तरों में गड़बड़ियां पैदा करते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि हम इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं हैं। जागरूकता, विविध दृष्टिकोणों की तलाश, संरचित प्रणालियां बनाना और अपने विचारों को चुनौती देना, ये कुछ तरीके हैं। अंत में एक बात साफ है, कोई भी डेटा, निर्णय या व्यक्ति उतना वस्तुनिष्ठ नहीं होता जितना लगता है। नहीं होता, क्योंकि हर चीज मानवीय मनोविज्ञान के फिल्टर से गुजरती है। और जागरूकता ही उस फिल्टर को समझने का पहला कदम है। बिल्कुल, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम। हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे। जी। क्योटो के उसी अध्ययन में एक बहुत ही अप्रत्याशित बात सामने आई। चिंता और सामाजिक अनुरूपता के बीच एक उल्टा संबंध था। ये बहुत ही हैरान करने वाला था। जिन लोगों में चिंता का स्तर ज्यादा था, वे सामाजिक नियमों का पालन कम कर रहे हैं। कम कर रहे थे? मुझे लगा था ज्यादा करेंगे। यही तो बात है। शोधकर्ताओं का एक सिद्धांत ये है कि शायद नियमों का पालन करना, यानी भीड़ के साथ चलना, उनकी चिंता को कम करता है। अच्छा, तो ये उन्हें एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। हाँ, तो यहां से ये विचार निकलता है, हम अक्सर पूर्वाग्रहों को गलतियों या दिमाग की खामियों के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हमारे कुछ पूर्वाग्रह असल में सुरक्षात्मक तंत्र भी हो सकते हैं? ये एक गहरा सवाल है। अगर सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढलने से हमारी चिंता कम होती है, तो क्या ये पूर्वाग्रह हमेशा एक नकारात्मक चीज है? या कभी-कभी ये एक भावनात्मक रणनीति भी हो सकती है जो हमें इस जटिल दुनिया में काम करने में मदद करती है? ये सोचने वाली बात